टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आईटी एक्ट। काफ़ी सारी स्टेट हैं जहाँ पे आईटी एक्ट नहीं आता है, काफ़ी सारी स्टेट हैं जहाँ पर आता है, काफ़ी सारी स्टेट हैं जहाँ आईटी एक्ट नहीं आता है, काफ़ी सारी ऐसी हैं जहाँ पर आईटी एक्ट आता है। ऐसे में पता है क्या होता है, सबसे पहला फैक्ट आपके लिए समझना है, किसी स्टेट में आईटी एक्ट आता है या किसी में नहीं आता है। पॉइंट इसकी जो पूरा एविडेंस लॉ है जिसमें पूरे में अमेंडमेंट हो गया, नए सेक्शन ऐड हुए हैं, तो सारे ही जो ऐड हुए हैं ना वो सारा वही है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसको एक्सेप्ट करना है, किस हद तक होगा, क्या उसके लिए लॉज हैं, क्या होना चाहिए, कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिट हो जाएगा, उसकी एडमिसिबिलिटी डिसाइड हो रही है। तो वेदर आपके जो आपका टारगेटेड स्टेट है वहाँ पे आईटी एक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो उतना मैटर नहीं करेगा। मैटर आपके लिए ये करेगा कि जैसे जब से एविडेंस में इतना चेंज हुआ है ना, और बाकी आईपीसी में भी आपने देखा होगा सभी में अमेंडेड, और बाकी 2000 में तो ये हो ही गया था कि लगभग सभी जगह पे वहाँ पे लास्ट में एक एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये सब भी ऐड हो गया था। तो माय पॉइंट इज कि अगर आपके टारगेटेड स्टेट में आईटी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे बेसिकली लोग राजस्थान देते हैं और राजस्थान में आईटी आएगा। और अगर आपके टारगेटेड स्टेट में नहीं आ रहा है आईटी तब भी अब भारतीय साक्षी अधिनियम पढ़ने के लिए और बीएनएस के काफ़ी प्रोविजन पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो एडमिसिबिलिटी हो वो आपको पता होनी चाहिए। आर वी क्लियर? आज हम आईटी एक्ट शुरू करेंगे, थोड़ी सी उसका बेसिक समझेंगे और उसके बाद हम बेयर एक्ट पर आएंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो जो ये आपका एक्ट है ये 2000 में आया है। डेट एंड ऑल तो हम अपने बेयर एक्ट में पढ़ लेंगे, उससे पहले की प्लॉटिंग के लिए जो ज़रूरी है हम यहाँ पे वो देखेंगे। ये 2000 का एक्ट है, लेकिन इसमें एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था जिसके बारे में एग्जाम में आता है। यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ये एक्ट है किस बारे में और ये हमें किस तरीके से समझना है और कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो बेयर एक्ट के बाहर की हमारे एग्जाम में आती हैं। तो ये 2000 का एक्ट है, बट इसमें एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था 2008 में। 2008 का जो अमेंडमेंट है ये इसमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट माना जाता है। इसमें क्या बताया गया था ना, बेसिकली 2 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसमें सबसे पहले साइबर टेररिज्म को इंक्लूड किया था कि ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें वर्क कर रही हैं, कहीं पे किसी चीज़ की एडमिसिबिलिटी देखी जा रही है, कहीं पे एप्लीकेबिलिटी देखी जा रही है, तो इन सारी चीज़ों में जो साइबर टेररिज्म है वो भी इसका पार्ट बनना चाहिए। वो उसके लिए हम कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, किसको ठहराएंगे, अगर साइबर टेररिज्म होता है तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा, क्या पनिशमेंट है, क्या प्रोविजंस है। तो सबसे पहला जो इस अमेंडमेंट में किया गया था ना वो आपके लिए इसलिए भी जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बात बताइए, एक पॉइंट पे तो हम ये कह रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होंगे, हम सबकी एडमिसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अभी जब हम प्रीएम्बल देखेंगे तब देखेंगे कि कितना रिलाय करा रहा है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर, और होना भी चाहिए क्योंकि टाइम के साथ ज़रूरत बनती जा रही है ये चीज़ें। तो जहाँ पर इस चीज़ को एक फ़ायदे की तरीके से यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर इसका मिसयूज़ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना हम। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है आजकल। तो इसने सबसे पहले अमेंडमेंट में साइबर टेररिज्म को इंक्लूड किया। पहला पॉइंट तो ये था कि इसने साइबर टेररिज्म को इंक्लूड किया, और दूसरा पॉइंट इसमें ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसमें ना ही सिर्फ ये नहीं था कि उसको बनाना ही ऑफेंस है या उसमें किसी भी तरीके के अगर आप बनाने में योगदान दे रहे हैं तो वो ही है, नो, उसका डाउनलोड करना, उसका देखना, वो सब भी ऑफेंस बनाया गया। जब हम पनिशमेंट वाले एरिया पे आएंगे तो ये चीज़ें कर लेंगे, बट ये अमेंडमेंट आपको ध्यान में रखना है कि मेजर चेंजेस लाया था। अगर बेयर एक्ट के बाहर क्वेश्चन बन रहा है तो इस एरिया से आ सकता है। क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ है, साइबर टेररिज्म इंक्लूड किया गया और चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंक्लूड की गई। यहाँ तक क्लियर है हम? एक रिकॉग्नाइज वर्ड पढ़ेंगे आप इस एक्ट में, जब आप इसकी प्रीएम्बल पढ़ेंगे ना तो आपको एक वर्ड देखने के लिए मिलेगा जो होगा रिकॉग्नाइज। ये रिकॉग्निशन देता है बेसिकली। ये एक्ट क्यों आया है, अब आप एक बात बताइए, आजकल कितना ज़्यादा काम ईमेल से हो रहा है,
आधे से ज़्यादा चीज़ें ईमेल की वजह से चल रही हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें क्या चल रहा है कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर रहे हैं। अब मान लीजिए, इसको समझने से पहले एक बात बताइए कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, पहले हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। आपने ऑनलाइन शॉपिंग की और उसमें आपने पेमेंट भी जो की ना वो ऑनलाइन कर दी। अब आपने उस चीज़ के लिए पे भी कर दिया था, आपने शॉपिंग भी बिल्कुल उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से की, और इतना सब होने के बाद क्या हुआ ना इस केस में, इतना सब करने के बाद क्या हुआ ना इसमें कि आपकी पेमेंट के बावजूद भी आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। ठीक है, इतना सब करने के बाद भी क्या नहीं हुआ, आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। तो अब अगर आप वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे तो आप कंप्लेंट कैसे करेंगे, आपके पास रिसिप्ट कैसे होगी, कोई फिजिकल चीज़ नहीं होगी ना। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, वो वैलिड होनी चाहिए, आप ईमेल दिखाएंगे, आप वेबसाइट पे जाके दिखाएंगे, ऑर्डर की कंफर्मेशन, पेमेंट की कंफर्मेशन, तो ये सारा सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। आपको यहाँ पे जो जस्टिस चाहिए होगा वो बेसिकली ऑनलाइन बेसिस पे ही चाहिए होगा। आपके जो एविडेंस होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे। जब शॉपिंग ऑनलाइन थी, पेमेंट ऑनलाइन थी, तो ऑफलाइन का तो सवाल ही नहीं उठता ना कि आपने इन हैंड जाके कुछ दिया था। अब एक बात बताइए, जब इतना सब ऑनलाइन है तो इनको रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा ना, इनको मानना तो पड़ेगा ना कि ये वर्दी हैं, ये वैलिड हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों को रिकॉग्निशन देने के लिए ये एक्ट आया था। अब किस किस चीज़ को रिकॉग्निशन मिल रही है इसकी प्रीएम्बल के हिसाब से, वो समझेंगे हम। तो अगर रिकॉग्निशन मिल रही है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मिल रही है। तो जो आपको सबसे पहले मिल रही है, किसके लिए मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए मिल रही है। जो भी आप रिसिट दिखाएंगे कि हाँ भाई मैंने पे किया था, मैंने इस डेट में ऑर्डर की प्लेस किया था, मेरी ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो जो भी आप दिखाएंगे वो एक ऑनलाइन रिकॉर्ड ही तो दिखाएंगे। तो उसको भी तो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए ना कि हाँ भाई ये चीज़ वैलिड है। आज के ज़माने में डिजिटल सिग्नेचर को मिल रही है। डिजिटल सिग्नेचर को मिल रही है। डिजिटल सिग्नेचर को क्यों मिल रही है, देखिए अगर हम इतना आगे नहीं जाते हैं, ऑनलाइन वगैरह नहीं समझते हैं, नॉर्मल एक पॉइंट पे आते हैं, तो नॉर्मली पता है क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, मान लीजिए कि एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, वो दोनों मिलके एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर है, इन्होंने जिस भी बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ए को भी साइन करने पड़ेंगे, बी को भी साइन करने पड़ेंगे। और जब साइन करना भी नहीं आया था, इलिटरेसी इतनी ज़्यादा थी, तब लोग क्या करते थे, थंब इम्प्रेशन देते थे। तो अगर वो साइन नहीं कर सकते हैं, या तो पहले वो वहाँ पे जाके साइन करेंगे, साइन नहीं कर सकते थे तो थंब इम्प्रेशन देंगे। कहने का मतलब क्या है, क्यों इन दोनों को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी भी बात को लेके, क्यों साइन करना है, क्यों थंब इम्प्रेशन करना है, क्योंकि मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, हाँ भाई ये चीज़ मैंने की है देखिए। और अगर बाद में ए पलटेगा या बी पलटेगा तो वहाँ पे उसको कानून में जाके दिखाया जा सकता है ना कि देखिए इनका थंब इम्प्रेशन है, इन्होंने कहा था, इन्होंने किया था ये पर्टिकुलर चीज़, चाहे ए के बारे में बात हो या बी के बारे में बात हो। कहीं ना कहीं अगर हम अपना साइन दे देते हैं वहाँ पे या थंब इम्प्रेशन दे देते हैं, तो हम अपने लिए एक जिम्मेदारी क्रिएट कर लेते हैं, हम उस चीज़ को लेकर अकाउंटेबल हो जाते हैं कि मेरा सिग्नेचर है, मैंने किया है, मैं लायबल हूँ इस चीज़ को लेकर, मैं लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मैंने किया है, मैंने करा है। तो ऐसे में जब सिग्नेचर की इतनी वैल्यू होती है और आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो हमें डिजिटल सिग्नेचर को भी तो लाना था ना, कि जहाँ पे सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट भी जा रहा है तो ईमेल के थ्रू जा रहा है, वर्ड फॉर्मेट में जा रहा है, पीडीएफ में जा रहा है, कैसे भी जा रहा है। अब वहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगी कि हाँ भाई पर्सनली मैंने इसको अप्रूव किया है, मैं इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ, तो वहाँ पे तो थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन नहीं आएगा ना, वहाँ पे तो पेन से सिग्नेचर, इट इज़ अ ईमेल। तो वहाँ पे क्या है कि हम डिजिटली साइन करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर एक तरह की एक्नॉलेजमेंट होती है। हाँ, जैसे कि नॉर्मल सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन भी क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट है ना कि हाँ मैं एक्नॉलेज करती हूँ मैंने किया है ये चीज़। तो वही चीज़ डिजिटल सिग्नेचर में है कि जब सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी, तो अगर मैं अकाउंटेबिलिटी लूँगी तो मैं डिजिटल तरीके से ही तो अकाउंटेबिलिटी लूँगी ना, तो वो डिजिटल सिग्नेचर है हमारा। ठीक है, बाकी में कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकती है, बताइए क्या एक्टिविटी नहीं हो सकती। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अगर चल रही है ना, अगर
कोई भी एक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से चल रही है, एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक्टिविटी जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आजकल तो ये बहुत लोग बड़ी से बड़ी अमाउंट की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे 1000-2000 का मामला है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में भी। और शॉपिंग के अलावा भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है कि आपने अगर ऑनलाइन की है तो उसको भी रिकॉग्निशन मिलेगी, अगर नॉर्मल सही एक्टिविटी ऑफ कोर्स तो ये उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आप अगर सेल परचेज कर रहे हैं कोई भी, क्या सेलर के राइट नहीं होंगे, हम जितने भी हमने सोगा पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, बायर के राइट थे, तो राइट तो सेलर के भी थे ना। तो अगर ऑनलाइन ही ये सब चल रहा है तो बायर सेलर दोनों के राइट्स है। अब जब तक इन एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, तब तक तो बात ही नहीं बनेगी ना, फिर लगेगा ये तो कोई रियल चीज़ ही नहीं है। अगर फिजिकली सब कुछ हो रहा है, ऑफलाइन वर्ल्ड में हो रहा है तो ठीक है, आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन वर्ल्ड में जाकर हो रही है और ऑनलाइन एक्टिविटी में हो रही है तो आपको तो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। तो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर ऑनलाइन वर्ल्ड में भी कुछ हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको भी रिकॉग्निशन मिलेगी। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ये आपका एक्ट का एम है कहीं ना कहीं, आप मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है हम लोग? फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा समझिए फिर बेयर एक्ट पर आते हैं, ताकि आपको उस टाइम समझते में ऐसा नहीं लगे, क्योंकि देखिए हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे तो नहीं है ना सभी लोग कि हमको सब आता होगा। ऑलरेडी ऑलराइट शिवानी तथागत, हम लोग कंप्यूटर साइंस के नहीं है, हमको पहले बेसिकली समझना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या कह रहा है। ऑलराइट पारुल, टेक्नोलॉजी क्या, टेक्नोलॉजी 10 तरीके के ऐसे टर्म है कि हम अनअवेयर होंगे, हम धीरे धीरे उसको क्लियर करते हैं, फिर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे आते हैं। चलिए अब आगे एक चीज और समझिए आप, एक अब इस एक्ट में भी क्या हो रहा है ना कि ये अब एक बात बताइए, आईपीसी था, आईपीसी में भी काफ़ी जगह जब हमारा 2000 में ये आया तो हमारा एक्ट आया था आईटी एक्ट, तो उसमें आईपीसी में भी कितनी जगह हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जगह बनाई गई। इसी तरीके से एविडेंस एक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हुई जहाँ पे जगह बनाई गई। अब सवाल उठता है कि जब आपका आईटी एक्ट आ गया 2000 में तो किस किस चीज़ को अमेंड होना पड़ा, किस किस चीज़ को अमेंड होना पड़ा, किस किस चीज़ को इसके हिसाब से ढलना पड़ा, ये भी आपके लिए प्री का क्वेश्चन आता है। तो उस टाइम पे अभी हम बीएनएस बीएसए पे नहीं जाएंगे, एक जनरल टर्म समझा रही हूँ, अगर आईपीसी लिखा है तो बीएनएस आप वहीं समझ लेंगे, मैं ब्रैकेट में भी लिख दूंगी। तो अगर सवाल ये उठता है कि आईटी एक्ट 2000 में आ गया तो हमने क्या किया, फिर किस किस चीज़ को उसके हिसाब से ढलना पड़ा, किस किस चीज़ को अमेंड होना पड़ा, तो सबसे पहले तो आईपीसी को होना पड़ा कि अगर इंडियन पीनल कोड है या भारतीय न्याय संहिता है, ये तो अब आया है, पहले तो यही है ना, ये 2000 में आ गया, 2000 से लेके अभी तक 2023-24 तक तो इसी ने देखा है ना इसको, तो आईपीसी को अमेंड होना पड़ा। आईपीसी को जहाँ ये ऑफेंस को पनिश कर रहा है, जहाँ ऑफेंसेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो अब सिर्फ फिजिकली ऑफेंस नहीं, ऑनलाइन ऑफेंस को भी इसको रिकॉग्निशन देनी पड़ी, है ना। तो पहला अमेंड कौन हुआ, आईपीसी हुआ, किसके हिसाब से हुआ, आईटी एक्ट के हिसाब से हुआ, है ना। दूसरा किसको चेंज होना पड़ा, एविडेंस एक्ट को। देखो ये दोनों तो अब की बातें हैं, है ना, बट मेजर चेंजेस जो आए थे, जो फेस किए, वो इन दोनों ने फेस किए, क्योंकि 2000 में इसके आने के बाद ज़्यादा टाइम इन दोनों ने इसके साथ बिताया है। तो एविडेंस ने क्या कम मेजर चेंज देखे, जहाँ पे एविडेंस का मतलब होता था कि एक फिजिकल प्रिंटेड कॉपी, वहाँ पे सारा ऑनलाइन में भी एविडेंस आने लगा, उस चीज़ को इंक्लूड करा जाने लगा, तो एविडेंस क्या कम अमेंड हुआ है इसकी वजह से, तो मेजरली जिन पे इफेक्ट था। तीसरा आपको ऑप्शन में दिख सकता है जो आपको ठीक करके आना पड़ेगा, एक होता है बैंकर्स बुक एविडेंस। ये जो आपका बैंकर्स बुक एविडेंस है, ये एक्ट है बेसिकली एक, और ये एक्ट आपका 1891 का है, ठीक है। इसको अमेंड होना पड़ा इनके हिसाब से।
उसको अमेंड होना पड़ा, क्योंकि अगर बैंकर्स बुक में भी जो एविडेंस दिए जा रहे हैं, जब ट्रांजैक्शन इतनी ऑनलाइन होने लगी तो क्या बैंकर्स बुक एक्ट के हिसाब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मान्यता नहीं दी जानी थी? वहां पे भी इन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को मान्यता देनी पड़ी। फोर्थ किसको चेंज होना पड़ा? आरबीआई एक्ट था हमारा। अब जितने भी बैंक थे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से धीरे धीरे जुड़ने लगे, तो उसमें क्या हुआ कि सिर्फ आप ऐसा नहीं कर सकते थे ना कि जितनी भी आपने ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की आप उसी को ही कर रहे हो, बैंकिंग में भी तो धीरे धीरे ऑनलाइन ने जगह बना ली थी। आज आया है यूपीआई, बट एक टाइम पहले से ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो गई है, नेट बैंकिंग जिसे कहा जाता था। यूपीआई अब इंट्रोड्यूस हुआ है, बट यूपीआई से पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो नेट बैंकिंग हुआ था। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों ने अपने अपने अंदर हमारे आईटी एक्ट को जगह दी थी। और ये भी अगर बेयर एक्ट से बाहर का क्वेश्चन बनेगा तो ये भी आपका एक आया हुआ क्वेश्चन है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाँ इन चीज़ों ने आपके आईटी एक्ट को अपने अंदर जगह दी और उसके हिसाब से अमेंड हुए। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा अब हम एक्ट की ही थोड़ी बातों पर आ जाते हैं। तो जो हमारा आईटी एक्ट है ना, बहुत सारे प्रोविजन इसमें ओमिट हो गए हैं अब, और इतने सारे चेंजेस के बाद भी, बट ओमिट होने का मतलब ये नहीं हम नंबर से हटा देंगे उस चीज़ को। तो आईटी एक्ट में बेसिकली जो टोटल सेक्शन है वो 94 है। टोटल सेक्शंस कितने हैं? 94 सेक्शंस हैं इसमें। ठीक है, कितने सेक्शंस हैं? 94 सेक्शंस हैं। और इसमें 13 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 13 जो है इसमें चैप्टर्स हैं आपके। ठीक, और इसके अलावा इसमें जो 4 शेड्यूल्स हैं जिसमें से 2 ओमिट हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड को ही आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक बेसिक होता है, कभी कभी नंबर्स में क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है, नंबर ऑफ चैप्टर कितना है, शेड्यूल कितना है। 2 शेड्यूल ओमिट हो चुके हैं बट स्टिल वो नंबर तो नहीं जाएगा ना यहाँ से। एक हो गया चेंज ये। अब एक बात है, एक लाइन में अगर हम बोलें कि आईटी एक्ट क्यों आया था, तो कहीं ना कहीं एक सिंगल लाइन में हम इसका जवाब ये देंगे कि ये प्रोवाइड करता है एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर ई कॉमर्स एंड साइबर क्राइम। क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स को भी और साइबर क्राइम को भी। ई कॉमर्स से हमारा मतलब है कि जितने भी सारे बिजनेस रिलेटेड कमर्शियल चीज़ें हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है, उसको रिकॉग्निशन दे दी। साथ साथ ही उसमें अगर क्राइम भी बढ़ेगा, साइबर क्राइम बढ़ेगा, तो उस पर रोक लगानी और उसके लिए न्याय दिलाना। 2 चीज़ें हैं, क्या क्या है? सबसे पहले ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, यानी जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको एक रिकॉग्निशन देना और उसको इतना वैलिड बना देना कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आपको लगे कि हाँ सिर्फ फिजिकल क्राइम पनिशेबल नहीं है, इस चीज़ पे भी पनिशमेंट मिलेगी, हम यहाँ पे भी राइट्स रखते हैं। और दूसरी तरफ जब ये सब बढ़ रहा है तो साइबर क्राइम भी बढ़ेंगे, तो साइबर क्राइम पर रोक लगाना और अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो वहाँ पे एक न्याय की अश्योरिटी देना, एक अश्योरेंस होगा कि आपको ऑनलाइन में भी जस्टिस मिल जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अब ये एक बेसिक सी प्लॉटिंग थी, यहाँ तक हम लोग क्लियर है? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 है आपका जिसमें प्रिलिमिनरी है, ये सब हम ऑर्डर में करते रहेंगे तो देखते रहेंगे। अब हम थोड़ी सी प्रीएम्बल समझते हैं प्लीज़। देखिए कितना सारा ओमिट हो गया, आपके लिए फ़ायदा ही है, कम पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अब हम यहाँ पे आएंगे कि आपका एक्ट क्या कह रहा है। देखिए जो 9 जून है ना, ये डेट है एनेक्टमेंट की। ठीक है, ये डेट ऑफ एनेक्टमेंट है 9 जून। ऑलराइट, ये याद रखिएगा। अभी हम आगे करेंगे तो फिर मैं आपको एनफोर्समेंट भी बता दूंगी। ठीक है, वैसे 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर है। ऑलराइट, बट आगे वहीं पे करेंगे। प्रीएम्बल क्या कहती है, ये हमारे सामने इसकी प्रीएम्बल है। तो अब ये सबसे पहले क्या कह रही है? एन एक्ट टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन। क्या मैंने आपको अच्छे से लीगल रिकॉग्निशन को बता दिया है? बताइए, क्लियर हुआ? एक बार बताना प्लीज। नाउ क्लियर? ऑलराइट, चलिए ठीक है। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? मैंने आपको ये बताया था कि ये तो आपकी डेट एनेक्टमेंट है ना?
डेट ऑफ एनेक्टमेंट मान लीजिए इसको तो। और ये है लीगल रिकॉग्निशन कि एन एक्ट टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन। क्या मैंने आपको अच्छे से बता दिया है ना कि लीगल रिकॉग्निशन किस लिए स्टैंड कर रहा है ना। हमने अभी पूरा जो समझा वो कि किस किस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और किस वजह से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है ना आप लोग कि आपको रिकॉग्निशन किस लिए मिल रही है। ठीक है, फॉर ट्रांजैक्शन कैरीड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कॉमनली रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ पेपर बेस्ड मेथड, मतलब जो पहले चीज़ें पेपर पे होती थी वो अब हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। अब इतनी प्लॉटिंग समझने के बाद अब आपको प्रीएम्बल क्लियर लग रही होगी ना। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि पेपर को पाइल अप कर लेंगे। आपने देखा है ना वो कितना मुश्किल हो जाता है, चूहे खा जाते हैं उसको। ठीक है, स्टोरेज है टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, यानी ई फाइलिंग भी लिखा दिखे तो कंफ्यूज मत होना, ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड फर्दर एंड अमेंड द इंडियन पीनल कोड। अब यहाँ पे वही आ गया है कि अमेंड हुआ कौन कौन है ना। अब कौन कौन अमेंड हुआ है ये आपके एग्जाम का भी क्वेश्चन है कि इसकी वजह से अमेंड हुआ कौन कौन है। तो आपका इंडियन पीनल कोड अमेंड हुआ, और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अमेंड हुआ, आपका बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट हुआ अमेंड, और आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ अमेंड। यहाँ तक क्लियर हो बिल्कुल। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर इन विद और इंसिडेंटल देयर टू, यानी अगर और भी कोई ऐसी चीज़ है जो इससे अफेक्टेड हुई और अमेंड हुई तो वो भी इंक्लूड की जा सकती है। बट बेसिकली ये चार चीज़ें हैं, आपका आईपीसी, आपका एविडेंस एक्ट, आपका बैंकर्स बुक एक्ट और आपका आरबीआई एक्ट। अब आपका ये एक प्री का क्वेश्चन बनता है और ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ है। देखिए इसमें स्पेसिफिकली सीआरपीसी मेंशन नहीं किया है, तो अगर आपको एमसीक्यू में सीआरपीसी देखने मिलता है तो वहाँ पर हम अपना दिमाग बिल्कुल लगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसमें भी तो आया होगा ये होगा, नहीं। आपके जो एक्ट के प्रीएम्बल है वो फिलहाल इस चीज़ को नहीं कह रही है ना, तो आप अपने एक्ट के हिसाब से ही मार्क करेंगे। ऑफ कोर्स उस पर भी फर्क पड़ा होगा जो प्रोसीजर पे पड़ रहा है, बट गो विद द एक्ट ना। चलिए यहाँ तक ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी प्रीएम्बल। क्या क्लियर है आप लोगों को प्रीएम्बल, एक बार बता दीजिए फिर मैं सेक्शंस पे आती हूँ। तथागत, शिवानी, पारुल, प्रीएम्बल क्लियर है आप लोगों को, बताइए फिर हम चैप्टर 1 पे आते हैं। देखिए अब एक बात बताइए, जनरली क्या होता है ना, आपका सेक्शन नंबर 1 होता है तो उसमें क्या दे रखा होता है, डेट क्या है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, ये सब है। इसमें एक चीज़ 4th क्लॉज में नहीं दे रखी है, जो है आपकी एप्लीकेबिलिटी। जो आपका इस सेक्शन का एप्लीकेशन है वो इसमें नया है, वो जनरली एक्ट्स में नहीं दिया होता, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपका इसके एक्ट का एप्लीकेशन को भी दे रखा है। तो पहले क्लॉज पे आएंगे, वही है कि क्या कहा जाएगा इसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। पहले तो हम यहाँ देख लिया कहाँ तक एक्सटेंड होगा, होल ऑफ इंडिया होगा, बल्कि इंडिया के बाहर भी होगा। होल ऑफ इंडिया तो होगा ही होगा, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड इन दिस एक्ट it applies also any offense or contravention thereto under committed outside India by any person। अब एक बात बताइए, कोई इंसान पाकिस्तान में बैठा है, कोई इंसान अमेरिका में बैठा है या चाइना में बैठा है और वो ऑनलाइन ऐसा कुछ कर रहा है कि इंडिया के किसी पर्सन के साथ फ्रॉड कर रहा है, ऑनलाइन ई फ्रॉड कर रहा है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे फिर वो आईटी में नहीं आएगा, वो भी आएगा। जनरली इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, बट अगर आउटसाइड इंडिया से भी कुछ ऐसा हो रहा है तो वो इससे छूटा हुआ नहीं है। अब एनफोर्समेंट की डेट इसमें क्या कह रहा है कि ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पे आएगा। तो कब आई थी आपकी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन, 17/10/2000, 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है, ये एनफोर्स हुआ था। ये हो गई आपकी डेट। अब ये आ जाता है आपका जो क्लॉज 4 है ना, ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, अप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है ये, तो ये थोड़ा नेगेटिवली इसको लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे। क्या कह रहा है ये कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन
ऐसे डॉक्यूमेंट या ट्रांजैक्शन जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताए हैं वहां पर अप्लाई नहीं होगा, बाकी हर जगह अप्लाई होगा। मैं फिर बता रही हूँ, क्लॉज 4 जो है आपका एक एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्लॉज है, यानी इस पूरे एक्ट की एप्लीकेशन बता रहा है। कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन कहाँ अप्लाई नहीं होगा, थोड़ा सा नेगेटिव है ये, तो ये कह रहा है हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन कहाँ अप्लाई नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स पे या ट्रांजैक्शन पे जो आपके फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन कर रखी है उन पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हर जगह अप्लाई होगा, कहाँ नहीं होगा, जो डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस फर्स्ट शेड्यूल में है वहाँ नहीं होगा, ये तो याद रहेगी। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी चीज़ पे लगा देना चाहिए तो कोई बात नहीं, वो अपने ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई कर देंगे और फिर उसके बाद वो जो नोटिफिकेशन है वो एक बारी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आ जाएगी। ये दोनों ही पॉइंट आपके काम के नहीं है, बट क्या कह रहे हैं वो मैंने बता दिया आपके लिए। फोर्थ क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है बस, कि कहाँ इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में जो बात हो रही है कि हर जगह अप्लाई किया जा रहा है, एप्लीकेशन है, सिर्फ डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन फर्स्ट शेड्यूल में जो है उन पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं। हम डेफिनेशन पार्ट पे आते हैं। फिर देखिए डेफिनेशन इसमें बहुत सारी हैं, 25-30 के आसपास बैठेंगी, बल्कि ज़्यादा ही, तो उसमें आपको सब नहीं पढ़नी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत रिपीट होते हैं। ऑलराइट पारुल तथागत, यहाँ पे क्या ना कुछ ऐसे देखो, एप्लीकेशन डेफिनेशन वाला एरिया ऐसा होता है, मैंने पहले भी बताया है, दो तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आप उस ऑलराइट ओके शिवानी, एक तो आप उस चीज़ को वहीं पे समझ लेते हो ना, वहाँ पे आपको समझ आ जाता है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट पता है क्या रहता है कि हाँ वहाँ पे हमने देख लिया, डेफिनेशन वाले एरिया में इस चीज़ को समझ के चले गए। फिर आगे अगर डायरेक्ट में वो कहीं चीज़ आती है तो आपने यहीं पढ़ ली होती है, आप उसको लेकर क्लियर हो। जैसे यहाँ पे की वगैरह वाले टर्म्स आएंगे, आपने यहीं पढ़ ली होगी, आप यहीं क्लियर होगे, तो आप उसे आगे अच्छे से कर लोगे। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है डेफिनेशन वाला। और दूसरी एक चीज़ ये है, ये आप बीइंग अ लॉ स्टूडेंट जान गए होगे कि अगर लोकल लॉ है, माइनर लॉ है या इवन मेजर लॉ भी है, एक क्वेश्चन तो आपके डेफिनेशन वाले पार्ट से बनता ही बनता है। ठीक है, तो जो हिस्सा जहाँ से पूछा जा रहा है, जिस तरीके से पूछा जा रहा है, जहाँ से आपका सिर्फ सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप सिर्फ सेक्शन नंबर देखेंगे, जहाँ पूरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप पूरी देखेंगे। देखिए ये एक्सेस को बता रहा है, सिर्फ आपके लिए सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन, कि इसका जो ग्रामेटिकल वेरिएशन है ना उसके हिसाब से इस एक्सप्रेशन का मतलब है गेनिंग एंट्री, यानी कहीं एक्सेस करना। अब हम कहते हैं ना ऑनलाइन एक्सेस दे दीजिए, यानी आपको उस चीज़ में एंट्री करने का कोई परमिशन चाहिए, तो या आपको उसमें एंट्री करने का एक रास्ता चाहिए, तो वो एक्सेस होता है। तो यानी क्या कह रहा है कि गेन कर रहे हो आप एंट्री, कहाँ पे कर रहे हो, या तो एंट्री गेन कर रहे हो या इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, इंस्ट्रक्टिंग मिल रही है आपको, कैसे, या कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन। कौन से 3 फंक्शन की बात कर रहा है ये, लॉजिकल, अर्थमेटिकल और मेमोरी फंक्शन। यही 3 काम तो हमारा कंप्यूटर और इंटरनेट कर रहा है ना हमारे लिए ऑनलाइन, या तो वो लॉजिकल काम करके दे रहा है, या अर्थमेटिकल करके दे रहा है, या मेमोरी फंक्शन में काम करके दे रहा है। रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के जो मेन 3 फंक्शन है उन्हीं में ही या तो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है या एंट्री मिल रही है। ठीक है, कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क में। बताइए क्लियर है या नहीं। एक्सेस यानी एक तरह की एंट्री या फिर इंस्ट्रक्टिंग मिल रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, लॉजिकल, अर्थमेटिकल या मेमोरी फंक्शन में। किसके मेमोरी किसके लॉजिकल, अर्थमेटिकल या मेमोरी फंक्शन किसके, या तो किसी कंप्यूटर के, या किसी कंप्यूटर सिस्टम के, या किसी कंप्यूटर नेटवर्क के। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेस। जनरली इसका सेक्शन नंबर आ जाता है तो वो आप देख लेना। एड्रेसी, कौन होगा एड्रेसी, मीन्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर। एक बात, एक तो एड्रेसी होगा पहला पर्सन और दूसरा पर्सन होगा ओरिजिनेटर, यानी ओरिजिनेटर मतलब क्रिएटर। आपका जो क्रिएटर होगा, जो क्रिएटर है वो ओरिजिनेटर है। यानी अगर मान लीजिए मैंने एक ईमेल बनाया है, मैंने क्रिएट किया, तो वहां पे मैं कौन हूँ, ओरिजिनेटर या फिर क्रिएटर हूँ उस ईमेल का। अब मैंने वो मिस्टर ए को भेज दिया अपना ईमेल। किसको भेज दिया मैंने ईमेल, मिस्टर ए को। तो ये जिसे मैंने भेजा है ना वो एड्रेसी बन गए।
यानी ये जो ओरिजिनेटर पर्सन है, ये जो क्रिएटर पर्सन है, इसके थ्रू जो भी रिसीव करेगा ना एक किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, है ना, वो आपका एड्रेस ही बन जाएगा। तो मैं ओरिजिनेटर थी, मैंने क्रिएट किया एक ईमेल और मैंने वो ईमेल मिस्टर ए को भेज दिया। तो यहाँ पे रिसीव किसने किया? मिस्टर ए ने किया। तो मिस्टर ए कौन बन गए? एड्रेस ही बन गए। बताइए समझ आ रहा है? अब हम आ जाते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सिर्फ सेक्शन नंबर देखेंगे आपके लिए, यानी कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा है, नहीं कह रहा है, बस जो सेक्शन 46 के 1 में बताया गया है वही है आपके ऑफिसर। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये यहाँ पे आपके लिए सेक्शन नंबर वाइज इंपॉर्टेंट है। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या कह रहा है ये यहाँ पे? विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस मीन्स एडॉप्शन ऑफ एनी मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर, या तो कोई मेथड है या कोई प्रोसीजर है, ठीक है, बाय अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय मीन्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। मैंने आपको शुरू करते हुए ही क्या समझाया था कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पेपर को साइन करके दे रही हूँ तो मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ कि हाँ जो भी लिखा है मैं मानती हूँ उस चीज़ को। और जब तक सिग्नेचर भी नहीं होता था या इलिटरेसी ज़्यादा थी, लोग अपना थंब इम्प्रेशन देते थे, तभी वो था कि एक्नॉलेजमेंट था। तो इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहीं पे अफिक्स कर रहे हो तो उसका मतलब वही है सीधा सीधा कि आप वहाँ पे उसको ऑथेंटिकेट है, उसको बता रहे हो कि हाँ भाई सही है, मैंने ही अपना सिग्नेचर, आप अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वहाँ फिक्स कर दोगे कि हाँ भाई ये मैंने इस पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अपना फिक्स कर दिया, ऑथेंटिक है, मैं इसकी अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ, मैंने किया है, ये मैंने साइन किया है इसको। तो ये समझ आ गया आपको। एपेलेट ट्रिब्यूनल सिर्फ सेक्शन नंबर, क्योंकि एक बात बताओ, एपेलेट ट्रिब्यूनल इसमें क्या कहा गया है? मीन्स एन एपेलेट ट्रिब्यूनल रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 48। कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है, सिर्फ सेक्शन नंबर देख लेना। यहाँ पे आ जाओ, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कह रहा है ये। देखो हमेशा जब भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात आती है ना, 90% ऐसा होता है कि इसका एक जनरल मीनिंग याद रख लो। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अगर सेंट्रल लेवल के मुद्दे हैं, जैसे यूनियन लिस्ट के हिसाब के मुद्दे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मुद्दे जो हैं वो स्टेट लेवल के हैं तो वहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। कैसे डिसाइड होता है ये? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो आपकी लिस्ट 3 है 7 शेड्यूल में, वो बता देगा कौन से मुद्दे जो हैं वो यूनियन के हैं, कौन से जो हैं स्टेट के हैं, यूनियन के हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर स्टेट लेवल के हैं तो आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सिर्फ इतनी चीज़ कह रहा है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, हर तरीके से, सेक्शन नंबर वाइज, डेफिनेशन वाइज, हर तरीके से ये आपके लिए एक 10 on 10 सेक्शन है। एजोमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, इस चीज़ को समझने के लिए आप समझिए, पहले तो इसके वर्ड्स पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन F में डिफाइन है, 2F में, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या कह रहा है? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मीन्स अ सिस्टम ऑफ अ सिक्योर्ड की पेयर। अब ये क्या कह रहा है? पहला वर्ड उठाना है हमने, की पेयर। इसको अच्छे से समझाऊंगी, आगे भी आता है ये, और इस पे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर तरीके से। सिक्योर्ड की पेयर, पेयर मतलब एक से ज़्यादा की है, कंसिस्टिंग ऑफ, अब इस पेयर में कौन है? एक तो प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है। यानी जो आपका एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है ये की का पेयर है, सिक्योर की का। तो इस पेयर में कौन कौन सी की है? एक तो प्राइवेट की है, एक पब्लिक की है, ठीक है। प्राइवेट की क्या करती है? क्रिएट करती है डिजिटल सिग्नेचर को, ठीक है। और पब्लिक की क्या करती है? उस सिग्नेचर को वेरीफाई करती है। और इन्हीं के ही काम आपसे पूछता है वो। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम डिफाइन कहाँ है? 2F में डिफाइन है, बात खत्म। दूसरा क्या बनता है कि कौन से सिक्योर की क्या होती है ये? तो ये की सिक्योर की का पेयर है। अब पेयर में कौन है? प्राइवेट की है और पब्लिक की है। प्राइवेट की क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है डिजिटल सिग्नेचर। पब्लिक की क्या कर रही है? वेरीफाई कर रही है डिजिटल सिग्नेचर। बताइए समझ आया या नहीं? F पे आते हैं। तो ये क्या कहता है आपका 2F कि एक पेयर है, की का एक पेयर है, ठीक है।
इसमें दो तरीके की है, एक तो प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है, ठीक है। ऑलराइट, एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है। अब जो आपकी इसके अंदर प्राइवेट की है वो क्या काम कर रही है, क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर। क्या काम कर रही है प्राइवेट की, क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर। ऑलराइट, अब आपसे एमसीक्यू का क्वेश्चन यही होगा कि प्राइवेट की क्या करती है, क्या काम है प्राइवेट की का। तो क्या काम है प्राइवेट की का, क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। पब्लिक की का क्या काम है, ऑन दी अदर हैंड पब्लिक की का यहाँ पे आपके सेक्शन में काम है वेरीफाई दी डिजिटल सिग्नेचर। वेरीफाई दी डिजिटल सिग्नेचर। क्या पूछ रहे हो, की का क्या मतलब है। देखो की इज काइंड ऑफ, यहाँ पे जो कोडिंग वगैरह होती है ना वो उसके सेंस में है, इसको इतना इन डेप्थ नहीं जाओ। की इज काइंड ऑफ अ कोडिंग का एक प्रोसीजर सा है ना। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे एसिमेट्रिकल क्रिप्टो सिस्टम है ना वो दो भागों में है। वो क्या एक पेयर रखता है की का, की इज काइंड ऑफ कोडिंग है ना। तो वो एक प्राइवेट होती है की, और एक जैसे आप पासवर्ड भी जनरेट करते हो ना वो सब इसी का ही पार्ट होता है, और कोडिंग के अंदर की जो भी चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट की है पब्लिक की। प्राइवेट की क्या कर रही है आपके लिए, क्रिएट कर रही है डिजिटल सिग्नेचर को, ठीक है। और पब्लिक की क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है डिजिटल सिग्नेचर को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर तो आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ही, उससे ज़्यादा ये पेयर ऑफ की है 2F में। और क्या पेयर है, प्राइवेट और पब्लिक की का है। प्राइवेट की क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है डिजिटल सिग्नेचर। पब्लिक की क्या कर रही है, उसी सिग्नेचर को वेरीफाई कर रही है डिजिटल सिग्नेचर को। बताइए आप यहाँ तक क्लियर हैं। ये बहुत आता है, हर जगह आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। स्क्रीन चेंज कर दूं, बेरेक पर आ जाए, वैसे वहाँ पे भी लिखा है। ऑलराइट पारुल, चलिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी पे आते हैं। क्या कह रहा है, तो अब ये कह रहा है आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सिर्फ सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। एच क्या कह रहा है, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, सेक्शन नंबर भी रहने देना, नहीं पूछता कभी। कम्युनिकेशन डिवाइस, सेक्शन नंबर देख लेना इसका, ठीक रहता है। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का डिवाइस क्या हो सकता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, सेल फोन हो सकता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस हो सकती है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ हो सकता है, यानी सेल फोन का या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस का, इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। या कोई भी ऐसा डिवाइस हो सकता है जो कम्युनिकेशन के लिए, कुछ भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए टेक्स्ट को यूज़ हो रहा है, वीडियो भेज रहे हैं, टेक्स्ट भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, कोई इमेज भेज रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। बेसिकली आसान भाषा में जिस भी डिवाइस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो पा रही है, और कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, टेक्स्ट भेज के हो सकती है, वीडियो ऑडियो भेज के हो सकती है, इमेजेस भेज के हो सकती है, तो वो सारे आपके कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, ठीक है। कंप्यूटर क्या है देख लेना, कहाँ पे डिफाइन किया है, बस उतना बहुत है, फिर भी एक बार पढ़ लो। कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको पता ही होगी। कंप्यूटर यहाँ पे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जिन एग्जाम में, जैसे एमपी जैसे एग्जाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है ना, तो उसके अंदर से इसका थोड़ा बहुत लॉजिक निकाल लेना। मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस और सिस्टम। यहाँ तक एक डेफिनेशन हो गई। क्या परफॉर्म कर रहा है वो, लॉजिकल, अर्थमेटिक और मेमोरी फंक्शन। क्या परफॉर्म करता है, पीछे भी देखा था ना, लॉजिकल, अर्थमेटिक, मेमोरी फंक्शन परफॉर्म करता है बाय मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल इम्पल्स एंड इंक्लूड ऑल इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or computer network। रटना है इसको, बिल्कुल नहीं रटना है।
कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? आपके लिए कोई भी लॉजिकल अर्थमेटिकल फंक्शन कर रहा है, मेमोरी फंक्शन कर रहा है। ये जस्ट जानकारी की चीज़ है, इसको कोई नहीं रटेगा बैठकर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ऑन दी अदर हैंड? ऐसा कोई भी इंटरकनेक्शन जो होगा ना, जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को या कम्युनिकेशन डिवाइस को थ्रूली क्या करता हो? सबसे पहले यूज़ ऑफ सैटेलाइट की वजह से माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, वायर, वायरलेस और अदर कम्युनिकेशन मीडिया से वर्क कर रहा हो। ठीक है, और ये आपको इतना लंबा प्लीज़ इसको भी नहीं याद करना, कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ दिया गया है बस वहाँ देख लेना। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? टर्मिनल्स और कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ना, यहाँ पे पता है नेटवर्क का क्या मीनिंग होता है? जुड़ा हुआ होना। कंप्यूटर नेटवर्क यानी एक कंप्यूटर, जैसे आपने ऊपर कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी ना, उसी तरीके के जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर आती है वो एक से ज़्यादा जब इंटरकनेक्टेड होते हैं, चाहे सैटेलाइट की मदद से हो, मैग्नेटिक, माइक्रोवेव, वायर, वायरलेस, टेरेस्ट्रियल लाइन, किसी भी तरीके से अगर वो आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, तो वो नेटवर्क बन जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग इज बेसिकली कनेक्शन। तो कंप्यूटर नेटवर्क यानी कनेक्टिंग कंप्यूटर्स मोर देन वन कंप्यूटर। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी फॉर्म हो सकती है उसकी। कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या है? मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये आपसे कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर क्या क्या आता है। तो कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर सिस्टम भी आता है, कंप्यूटर नेटवर्क भी आता है, डेटा आता है और कंप्यूटर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर भी आता है। तो ये जो चीज़ें कंप्यूटर का पार्ट बन रही है, और ये यहाँ पे भी नहीं पूछेगा ना आईटी में, तो आपसे कहाँ पे पूछ लेगा? जैसे एमपी वगैरह में कंप्यूटर का एग्जाम नहीं आता, तो उसमें इजी से एमसीक्यू आते हैं, वो इसी हिसाब के बनते हैं। तो उसको यहीं पे ही दिमाग में रख लेना। एक चीज़ अच्छे से कर लोगे ना, वो 10 जगह काम आएगी। आगे क्या है? कंप्यूटर सिस्टम, सिर्फ सेक्शन नंबर। ठीक है, फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सिर्फ सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप इसका सिर्फ सेक्शन नंबर देखेंगे। क्या कह रहा है ये? मीन्स अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम, अब वही सिस्टम जैसी चीज़ दिखेगी, नेटवर्क जैसी चीज़ दिखेगी, तो वहाँ पे समझ आ जाता है कि मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसका, या डिवाइस है या कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है, जो क्या इंक्लूड कर रहा है? इनपुट एंड आउटपुट। अगेन जहाँ पे भी जिस भी जगह आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस दिखने मिलेंगे, वहाँ इस तरह की चीज़ पूछ लेता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या कह रहा है? मीन्स अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइस। इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? इनपुट भी इंक्लूड कर रहा है, आउटपुट भी इंक्लूड कर रहा है, सपोर्ट डिवाइस एंड एक्सक्लूडिंग, क्या क्या एक्सक्लूड कर रहा है, क्या क्या नहीं इंक्लूड क्या किया? इनपुट आउटपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो सपोर्ट है। क्या इंक्लूड नहीं करेगा? कैलकुलेटर्स, ठीक है, विच आर नॉट प्रोग्रामेबल एंड केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड इन अ कंजंक्शन विद एक्सटर्नल फाइल्स। अब कैलकुलेटर इज जस्ट फॉर योर हेल्प, इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कि वो इंक्लूड हो रहा है उस प्रोग्राम के अंदर, वो थोड़े बहुत हेल्पिंग वो होता है ना। जैसे वहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, कंपास का ऑप्शन आ जाता है, ये कैलकुलेटर आ जाता है, तो वो उसमें नहीं आता। विच कंटेन कंप्यूटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन, इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा, परफॉर्म्स लॉजिक, अर्थमेटिकल डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड अदर फंक्शंस। रटना नहीं है, सिर्फ समझ के लिए पढ़ लो इसको। हाँ, सेक्शन नंबर कंप्यूटर सिस्टम का कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत रेयर। कंट्रोलर स्किपेबल, सेक्शन नंबर देख लेना। साइबर कैफे, सिर्फ सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ऐसा कि साइबर कैफे का सेक्शन नंबर पूछ लेता है ना। पब्लिकली फैसिलिटेट करते हैं ना कि यहाँ पे आप इंटरनेट को एक्सेस कर लेते हो। क्या होता है साइबर कैफे? साइबर कैफे बेसिकली वही होता है ना कि पब्लिक में बैठ के आपको फैसिलिटेट कर दिया जाता है कि आप, हाँ, यहाँ पे इंटरनेट को, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कंप्यूटर इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, तो एक पब्लिक स्पॉट बना दिया जाता है, आपसे थोड़ा बहुत चार्ज करके वहाँ पे आपको फैसिलिटेट करा जाता है कि चलो इंटरनेट एक्सेस कर लो या कंप्यूटर एक्सेस कर लो। तो साइबर कैफ़े तो वो हो गया, लेकिन इसको लेकर प्रिवेंशन किस किस चीज़ की होगी? साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा, डेटा का ध्यान रखा जाएगा। आप जो यूज़ कर रहे हो, आपकी यूज़ करने के बाद भले ही कितना भी आपने लॉग आउट कर दिया है, अगर जो हैकर है वो आपके डेटा के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर सके,
तो इन सारी चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है, इंफॉर्मेशन का जो भी वहाँ पे होती है। हाँ, आगे क्या कह रहा है ये, डिजिटल सिग्नेचर, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे बहुत पूछता है डिजिटल सिग्नेचर कहाँ डिफाइन है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर कहाँ पे डिफाइन है। सेक्शन नंबर इसका जितनी बार रिपीट हुआ है ना, आप मान लीजिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका सेक्शन नंबर पूछा ही पूछा गया है। तो डिजिटल सिग्नेचर अंदर पढ़ो ना पढ़ो, सेक्शन नंबर याद रखना 2P है ना। तो क्या कह रहा है ये, डिजिटल सिग्नेचर मीन्स ऑथेंटिकेशन। मैंने आप बताया था ना कि आप कहीं किसी चीज़ पे अगर साइन कर रहे हो, नॉर्मल सिग्नेचर का मतलब भी क्या होता है कि अगर कोई चीज़ है, अगर आपने साइन कर दिया तो ऑथेंटिकेशन सी हो जाती है कि हाँ भाई आप एक्नॉलेज करिए ऑथेंटिक चीज़ है, आपने किया तभी आपका सिग्नेचर है इस पर। तो डिजिटली भी सेम मीनिंग कैरी करता है वो। तो क्या कह रहा है, डिजिटल सिग्नेचर मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3। अभी हम सेक्शन 3 में भी पढ़ेंगे क्या कह रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है ये हमसे कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है उसका मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेशन होगी किस चीज़ की, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। किसको ऑथेंटिकेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर रहा है। कैसे कर रहा है कि जो आपका सब्सक्राइबर है, जो आप हैं, आपने क्या किया है कि आपने यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली, तो अब ये चीज़ ना ऑथेंटिक हो गई कि इस पर्टिकुलर पर्सन का साइन है, तो मतलब हाँ इट मस्ट बी रियल, इट मस्ट बी ऑथेंटिक के इसने यहाँ पे इसको साइन कर रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगेन आपके लिए सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेक्शन नंबर, क्योंकि इसको ना यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। क्या कहा है इसमें यहाँ पे, मीन्स अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 35। अगेन इट इज़ नॉट डिफाइंड हियर, तो इसीलिए आपके लिए सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। जब हम सेक्शन 35 पर आएंगे तब हम आगे इसको देखेंगे। अगला क्या कहता है आपसे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बारे में बात करता है। आप आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए, यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं है ना, पक्का? यहाँ तक तो क्लियर है ना आप? चलिए आई होप हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें तो नहीं बताना ना, और क्लास के लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि यहाँ से कौन से क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे आ जाते हैं। क्लियर है ना आप लोग? क्या लिखा आपने? ओके शिवानी, पारुल एंड तथागत। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या हो सकती है, कोई भी ऐसी फॉर्म कि इलेक्ट्रॉनिकली एक चीज़ है कि आपको कहीं पे एप्लीकेशन देनी थी और आपने एक पेपर पे उस एप्लीकेशन को लिखा और उसको वहीं पे सेम जगह पे जाके भेज दिया, या जहाँ पे आपको सबमिट करनी थी आपने कर दी। ये तो हो गई एक फिजिकल फॉर्म। अब आपको एक एप्लीकेशन देनी थी और उस एप्लीकेशन का आपने क्या किया ना कि उस सेम एप्लीकेशन को आपने ईमेल के थ्रू मतलब कंप्यूटर के थ्रू ईमेल टाइप किया और इंटरनेट की मदद से उसको भेजा। पॉइंट समझ रहे हैं? टाइप करने का मीडियम आपका क्या है, किस रिसोर्स से आपने टाइप किया उसको, एक कंप्यूटर की मदद से, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और आपने उसको भेजा कैसे, इंटरनेट की मदद से, जो कि एक नेटवर्क कनेक्शन है। तो ये चीज़ हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाती है। क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, सेंड, रिसीव्ड और स्टोर्ड। ठीक है, क्या चार चीज़ें कह रहा है ये, कौन सी चार चीज़ों की बात कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो जनरेट की गई हो, सेंड की गई हो, रिसीव की गई हो या स्टोर की गई हो इन मीडिया, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिच और सिमिलर डिवाइस। इतनी सारी चीज़ों का क्या मतलब है, आपने देखा है स्टोर करने के कितने सारे अलग अलग तरीके हैं। अगर आप चाहेंगे कि आप उसी चीज़ को स्टोर कर लें
तो आप उसको गूगल ड्राइव पे भी तो स्टोर कर सकते हैं, एप्पल क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हैं, और कहाँ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे भी क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल कंपनी ने क्या कर रखा है, अपने अपने भी क्लाउड्स निकाल रखे हैं, उस पर सेव कर सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं, छोटी सी चिप जैसा देखा होगा आपने, कार्ड आता है SD कार्ड, उसमें कर सकते हैं। तो स्टोर करने के इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारे मीडियम होते हैं, और इसके कहने का मतलब है कि किसी एक भी मीडियम को नहीं छोड़ रहा है, कि अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो जनरेट की गई है, सेंड की गई है, रिसीव की गई है, स्टोर की गई है किसी भी मीडिया में, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिज और सिमिलर डिवाइस में, तो वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मानी जाएंगी। अगर आप अपना कोई भी किसी भी तरीके का डाटा मुझे पेन ड्राइव में देते हैं, SD कार्ड में देते हैं, आपने कहीं अपलोड कर रखा है, मुझे लिंक देते हैं या वहाँ से डाउनलोड करके देते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मानी जाएंगी। अगला क्या कह रहा है ये, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कह रहा है ये। क्या होता है इसका मतलब, मीन्स द ऑफिशियल गैजेट पब्लिश इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना। जो ऑफिशियल गैजेट जो गवर्नमेंट वगैरह के निकलते हैं, पहले तो ऐसा था कि सब कुछ ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन कभी न्यूज़पेपर में आ जाता था, उनके बोर्ड्स में आ जाता था, बट अब जब सब कुछ ऑनलाइन है तो वो चीज़ भी ऑनलाइन हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी ऑफिशियल गैजेट जो होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है कि कोई भी डेटा जो है उसको रिकॉर्ड है, कोई डेटा जनरेटेड है, इमेज है, कोई साउंड स्टोर किया हुआ है, कुछ रिसीव हो रहा है या कुछ भेजा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिज, किसी भी तरीके से इनमें से कोई चीज़ है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। सिग्नेचर आपको पता ही है, हमेशा वही एक्नॉलेजमेंट के लिए, ऑथेंटिक है चीज़ उसको दिखाने के लिए सिग्नेचर होता है, थंब इम्प्रेशन होता है। यहाँ पे बस ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ये नॉर्मल ना होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो क्या है, क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, means authentication of any electronic record by a subscriber, means of electronic technique specified in the second schedule and includes digital signature। क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ो, ये एग्जाम में बहुत आता है। क्या कह रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, आई होप इट वर्क्स, नो, थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, नो इट्स नॉट वर्किंग। चलिए इसी को इरेज करके मैं पेन चेंज करके दिखाती हूँ, उसको ब्रेक करके पढ़ना, क्योंकि इससे ना पूरा MCQ बनेंगे, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, क्या क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की हो रही है। आपके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है क्या है, मतलब क्या है। सबसे पहले मीन्स ऑथेंटिकेशन है, आप किसी चीज़ को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पहला पॉइंट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। किस चीज़ की ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। अब यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन दे रहे हो तो किस चीज़ की दे रहे हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की दे रहे हो, बाय, कौन दे रहा है, अ सब्सक्राइबर। कैसे दे रहा है, बाय अ मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया जा रहा है कैसे किया जा रहा है, किसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से किया जा रहा है। अब वो टेक्निक क्या है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, कैसे पता लगेगा, तो जो टेक्निक सही है जिस हिसाब से किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर माना जाएगा, तो वो सारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक आपकी स्पेसिफाई कराई गई हैं आपके सेकंड शेड्यूल में। ये आपका MCQ का क्वेश्चन बनता है। और क्या, और इंक्लूड किसको भी करेगा, डिजिटल सिग्नेचर को। क्वेश्चन मैं अभी साथ साथ बताऊंगी इसमें से क्या बनते हैं, एक बार देखो। क्या कह रहा है, TA में डिफाइन है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। क्या कह रहा है, मतलब बता रहा है, ऑथेंटिकेशन है। किस चीज़ का ऑथेंटिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, किसी भी, ठीक है। कैसे, कौन कर रहा है, सब्सक्राइबर कर रहा है, और किस तरह करेगा, कैसे करेगा सब्सक्राइबर, मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक, एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से करेगा। अब अपनी मर्जी की टेक्निक से कर देगा, नो, स्पेसिफाई करी गई है वो टेक्निक सेकंड शेड्यूल में। और क्या,
अब एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड करता है डिजिटल सिग्नेचर को, हाँ और ना। क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड करता है डिजिटल सिग्नेचर को, हाँ बिल्कुल करता है। समझ आ रही है बात, कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो इंक्लूड करेगा डिजिटल सिग्नेचर को। शेड्यूल के नंबर से लेकर क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन नंबर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्रोवाइड कहाँ है, टीए में है, ठीक है। दूसरा पूछेगा कि क्या मतलब है, ऑथेंटिकेशन करने का मतलब है। किसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोवाइड हो रही है। कौन कर रहा है, सब्सक्राइबर कर रहा है। कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से कर रहा है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक है, सेकंड शेड्यूल में है। और आखिरी क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड होता है या नहीं होता है। तो यस बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर भी इंक्लूड होता है। बताइए क्लियर है आप लोग, यहाँ तक समझ आया है। जतिन, पारुल, शिवानी, तथागत, क्लियर है आप लोग यहाँ तक। ओके पारुल, तथागत, शिवानी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है ना। ओके जतिन, इतना कर लिया। देखो टेक्निकल से टर्म्स थे, थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड, आईटी बेस्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये टर्म समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहे अलग से, क्योंकि नॉर्मली तो फिर भी होता है। यहाँ तक का आइडिया लग रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं लग रही, सब क्लियर चल रहा है ना यहाँ तक, तो आगे बढ़ जाए। ओके पारुल, चलिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, है ना। क्या है अगला आपका टर्म, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्या मतलब है इसका, मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन 35 एंड इंक्लूड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। दो बातें बताऊंगी, ऑल राइट तथागत, दो बात बताऊंगी यहाँ को लेकर। जब आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर को इंक्लूड कर रहा है, सीधी बात है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अगर डिजिटल सिग्नेचर को इंक्लूड कर रहा है तो नो डाउट अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट भी ना फिर आपके डिजिटल सिग्नेचर के सर्टिफिकेट को इंक्लूड करेगा। बताइए, साफ बात है, वो से इंक्लूड करा है तो सर्टिफिकेट भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया है यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, यहाँ पे इसका सेक्शन नंबर देख लेना। ये चीज़ क्या होती है, कैसे वर्क करती है, हम सेक्शन 35 में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका सिर्फ सेक्शन नंबर देख लेना। फंक्शन क्या है आपका, क्या कभी क्वेश्चन आया है इससे, फंक्शन से नो, स्किप कर दो, सेक्शन नंबर भी मत देखना। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सिर्फ सेक्शन नंबर देख लेना, नथिंग एल्स। ये तो बिल्कुल स्किपेबल है फंक्शन तो। इंफॉर्मेशन सेक्शन नंबर देख लेना, पढ़ा भी देती हूँ थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं, फिर भी इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, क्योंकि अब ये टाइटल में ही डाला हुआ है तो इसको तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होगा आपका डेटा। इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, डेटा इंक्लूड होगा, मैसेज इंक्लूड होगा, टेक्स्ट इंक्लूड होगा, इमेज इंक्लूड होगी, साउंड इंक्लूड होगा, वॉइस इंक्लूड होगा, कोड्स इंक्लूड होंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम्स इंक्लूड होंगे, सॉफ्टवेयर इंक्लूड होगा, डेटाबेस इंक्लूड होगा, माइक्रोफिल्म इंक्लूड होगी और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म भी इंक्लूड होगी। तो ये इंफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख लो बस। क्या क्या आ रहा है इसका, डेटा, मैसेज, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वॉइस, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिच। ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड हो रही हैं, आपके इंफॉर्मेशन में इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर भी ध्यान रखना, स्किपेबल है, सिर्फ सेक्शन नंबर देख लेना। की पेयर, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इंटरमीडिएरी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इवन नॉट सेक्शन नंबर। की पेयर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्या आपको याद है कौन सा की पेयर है जो हमने ऊपर पढ़ा था, कौन कौन है, ऊपर पढ़ा था हमने, डेफिनेशन क्या थी, एस्ट्रोमेटिक क्रिप्टो सिस्टम था। तो
उसके अंदर जो की पेयर होता है, अब की पेयर में कौन कौन सी की थी, अगेन प्राइवेट की थी, ठीक है, जो कि रिलेटेड है पब्लिक की से, है ना, वो मैथमेटिकली किससे रिलेटेड करती है, प्राइवेट की पब्लिक की से करती है। ये आपस में इतना रिलेटेड करते हैं कि जो आपकी पब्लिक की है वो वेरीफाई करती है, लिखवा दिया है ना मैंने ऑलरेडी, पब्लिक की क्या करती है, वेरीफाई करती है डिजिटल सिग्नेचर को। जो क्रिएट किसने करा होता है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्राइवेट की ने क्रिएट करा होता है। बताइए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, है ना। की पेयर कौन सा पेयर होता है, एस्ट्रोमेटिक क्रिप्टो सिस्टम में होता है, ऊपर पढ़ा था। कौन सा होता है पेयर, प्राइवेट की का पब्लिक की का होता है। इन दोनों के बीच में एक मैथमेटिकली रिलेशन स्टैब्लिश होता है। क्या होता है रिलेशन, इनके बीच का रिश्ता क्या है कि जो पब्लिक की है वो वेरीफाई करेगी डिजिटल सिग्नेचर को। क्या रिश्ता है इनके बीच कि जो पब्लिक की है वो वेरीफाई करेगी डिजिटल सिग्नेचर को। कौन से डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करेगी, जिसको क्रिएट किया है प्राइवेट की ने। बताइए क्लियर है या नहीं, ये तो आपको तभी भी हो गया होगा ना। लॉ आ रहा है क्या आपके एग्जाम में, नो। सेक्शन नंबर याद रखना, सिर्फ सेक्शन नंबर छोड़ भी सकते हो, तीनों ही छोड़ भी सकते हो, मैं तीनों के लिए कह रही हूँ, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। प्रिस्क्राइब्ड छोड़ सकते हो, स्किपेबल है, सेक्शन नंबर देख लेना बस। प्राइवेट की अगेन इम्पॉर्टेंट, क्या आपने नहीं कर लिया प्राइवेट की, बताइए मुझे, क्या प्राइवेट की किया है ना, की का पेयर का एक पार्ट है ना, की पेयर है, क्या काम करता है, क्रिएट करता है डिजिटल सिग्नेचर, कर लिया है ना ये हमने ऑलरेडी। क्या काम कर रहा है प्राइवेट की, क्रिएट कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर। पब्लिक की क्या नहीं कर लिया है हमने, लेकिन इनके ना स्पेसिफिक सेक्शन नंबर याद रखना, ये पूछ लेता है आपसे कि प्राइवेट की कहाँ डिफाइन है, ZC में डिफाइन है, और पब्लिक की कहाँ डिफाइन है, ZD में डिफाइन है, और वो X में डिफाइन था की पेयर। ये आपसे सेक्शन नंबर पूछ लेगा वो, बाकी तो आपको की के बारे में पता लग ही गया है। पब्लिक की क्या कर रही है, जो प्राइवेट की क्रिएट कर रही है ना, उसको ये ऐसा पेयर का हिस्सा है कि जो उसको वेरीफाई कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर को। प्राइवेट की क्रिएट कर रही है, पब्लिक की क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है। यही तो पढ़ा था ना। और पब्लिक की सिक्योर सिस्टम स्किपेबल, जस्ट सेक्शन नंबर छोड़ भी सकते हैं, दोनों को स्किप कर सकते हैं आप, पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, मर्जी है आपकी। समझ नहीं आया तो अभी हमारी आगे काफ़ी क्लास है इसकी। हाँ जी, एक और बात, मैंने जो स्किप कराया है डेफिनेशन में से, क्योंकि आप सब कुछ नहीं याद कर पाएंगे, इसमें 25-30 के आसपास डेफिनेशन है, बल्कि ज़्यादा ही, तो आप सब कुछ तो नहीं याद कर पाएंगे ना, तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो हमने स्किप कर दिया है। फिर भी इन द केस कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो समझना चाहते हैं या समझ आना चाहिए, तो अब ये एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा हमारा, आप उसको घर पे पढ़ना एक बार ही, उस चीज़ को रीड करना, फिर भी अगर आपका जानने का मन करता है तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। क्लियर है हम लोग। सिक्योर सिस्टम भी स्किप कीजिए, सिक्योरिटी प्रोसीजर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी किसी का पढ़ने का मन करे तो दे कैन आस्क मी। सब्सक्राइबर सेक्शन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सब्सक्राइबर का सेक्शन नंबर क्या है, ZG है, ये आपको याद रखना है। सब्सक्राइबर का सेक्शन नंबर पूछा जाता है, कौन है सब्सक्राइबर, आप हैं। अगर आप अपना वहाँ पे सिग्नेचर फिक्स कर रहे हैं ना, आपका डिजिटल सिग्नेचर है तो आप सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे। आसान भाषा यही है, मेरा डिजिटल सिग्नेचर है ना, मेरी बात हो रही है, मैं सब्सक्राइबर हूँ वहाँ पे, आपका है, आपकी बात हो रही है, तो आप सब्सक्राइबर हैं। मीन्स अ पर्सन इन हुज नेम द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड। मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, मैं सब्सक्राइबर हूँ, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, आप सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है तो मेरे लिए इशू होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट, आपका सिग्नेचर है तो आपके लिए इशू होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट। बताइए साफ है ना। तो ये हो गया सब्सक्राइबर। अब वेरीफाई कौन कर रही थी, आपकी की कर रही थी, कौन सी वाली की वेरीफाई कर रही थी, पब्लिक की वेरीफाई कर रही थी। तो वेरीफाई कहाँ पे है, ZH में है। तो जब हम अब से पढ़े जा रहे हैं कि जो पब्लिक की है वो वेरीफाई करती है, तो ये वेरीफाई टर्म क्या है, अब यहाँ पे ये देखते हैं। इन
रिलेशन टू अ डिजिटल सिग्नेचर, उसे ही तो वेरीफाई कर रही थी ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पब्लिक की विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन। अब मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, मीन्स टू डिटरमाइन वेदर the initial electronic record was affixed with the digital signature by the user of a private key corresponding to the public key of a subscriber। यानी जहाँ पे भी सिग्नेचर हो रखा है, जिसको भी वेरीफाई करने की बात आ रही है, अभी जो वेरीफाई वर्ड यूज हो रहा है, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हुआ है, तो अब इसको वेरीफाई करना है और हमें यहाँ जानना है कि वेरीफाई टर्म का मतलब क्या है। तो वेरीफाई का मतलब ये है कि जो इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अफिक्स किया गया है ना ये सिग्नेचर, क्या ये जो वो जो यूज़र है वो आपका प्राइवेट की का जिसने ये क्रिएट किया है उसने किया है, ये पब्लिक की से इसको चेक कर लिया है ना, ये कुछ गलती से तो नहीं आ गया, किसी ने झूठा तो नहीं कर दिया। पहला पॉइंट, द इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन्ड intact or has been altered since such electronic record was so affixed with the digital signature। यानी जो आपका शुरू में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था जिसके ऊपर सिग्नेचर हुआ है, वो अगर चेंज हो रहा है उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो बाद में भी उसमें आपका डिजिटल साइन किया जा रहा है ना, सिग्नेचर हो गया है, फिक्स हो गया, ऑथेंटिक है, दिखा रहे हो ना। तो सीधी भाषा में ये कहना चाहता है कि अगर आपने कहीं भी डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ किया है तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो आपने डिजिटल सिग्नेचर किया है उसमें एक सीधी सी बात है कि वेरीफाई करते हैं आप कि आपने ही किया है, गलत तो नहीं आ गया। कैसे वेरीफाई होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट मिला है ना, तो देखा जाता है कि किस पर्सन के नाम पे इशूड है सर्टिफिकेट और किसके नाम पे इशूड है और कौन उसको यूज़ कर रहा है। तो ये बेसिकली वही बात बता रहा है कि अगर कभी भी वेरीफाई किया जा रहा है तो किसको वेरीफाई किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे कौन वेरीफाई करता है, पब्लिक की वेरीफाई करती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी वेरीफाई करता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे वेरीफाई करता है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट दिया है वो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही तो है। तो ये देखे जाना कि आपने जो सिग्नेचर किया है वहाँ पे जो यूज़र है प्राइवेट की के जिनके लिए जनरेट हुआ है, क्या इसका सही यूज़ हो रहा है, कोई इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, और ये जहाँ पे अफिक्स है वहाँ पे उसकी ऑथेंटिकेशन दिखाने के लिए तो क्या वहाँ पे अफिक्स किया भी गया है, और किया गया है तो जो प्राइवेट की वाला जो यूज़र था जिसके लिए बनाया गया था, क्या ये हाँ उन्होंने ही किया है या उनके नाम पे कोई और करे जा रहा है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है हम लोग? हो गया आपका डेफिनेशन एरिया। क्या आप लोग यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? यहाँ तक क्लियर है हम? बताइए आप मुझे। ऑल राइट पारुल, बाकी सब भी क्लियर है ना यहाँ तक? क्या कह रहा है ये क्लॉज 2 में, एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट to any enactment or any provision thereof shall in relation to any area in which such enactment or such provision is not in force may be construed as reference to the corresponding law, relevant provision of the corresponding law। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो उसके लिए अगर कोई corresponding law प्रोवाइड कर रखा है एरिया में, कोई और रूल्स हैं तो उसको देख सकते हो आप। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए। चलिए, हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट बिल्कुल हमने क्लियर कर लिया है, यहाँ तक हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 करना है अब हमें। इसमें बेसिकली चैप्टर 2 में दो ही सेक्शन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 3A। सेक्शन 3 जो कह रहा है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहा है कि जो, अब इसको थोड़ा सा आप बेस से समझ लीजिए। दो ही सेक्शन है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आपको 1 मिनट दूं क्या प्रोसेस करने के लिए या आगे करा दूं? जल्दी से बताइए। 1 मिनट लेंगे आप प्रोसेस करने को या आगे स्टार्ट करा दूं? शिवानी, तथागत, पारुल, जस्ट लेट मी नो। 2 मिनट रुकना है, करा दूं आगे? थोड़ी सी थ्योरी बेस्ड है सेक्शन 3 और 3 है, बस 2 सेक्शन है, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। 2 मिनट चाहिए तो ले लो, फिर आगे ना वो प्रोसेस। व्हाट? यस, 2 मिनट चाहिए आपको पारुल? लेट मी नो। तथागत, शिवानी, पारुल, 2 मिनट रुक जाओ, करवा दूं।
ओके चलिए, पीछे तक का तो हमारा सब क्लियर है ना? कंटिन्यू, ओके चलिए। देखिए ये कह रहा है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्या कहती है इसकी पहली लाइन? चैप्टर 2 है ना, सिर्फ 2 सेक्शन 3 और 3A। कितने सेक्शन है इसमें? सेक्शन नंबर 3 है और 3A है बस। क्या है चैप्टर का नाम? डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। दोनों में फर्क है थोड़ा सा। क्या फर्क है ये आप बताएंगे मुझे ये पूरा समझने के बाद। डिजिटल सिग्नेचर क्या है और डिजिटल सिग्नेचर क्या है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? क्या कहता है ये? ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। समझना थोड़ी बात। मान लीजिए कि मैंने ना एक ईमेल किया, ये मेरा एक ईमेल है और ये मैंने टाइप किया। मैंने ये टाइप किया है ईमेल, मैं ये भेजना चाहती हूँ मिस्टर ए को। ठीक, अब मैं ये मिस्टर ए को ईमेल भेजना चाहती हूँ और मैंने इसमें ना उनको किसी तरह का कोई प्रपोजल दिया है। प्रपोजल टू बाय अ लैंड, टू बाय अ पर्टिकुलर थिंग। कोई वो चीज़ खरीदने, मुझे अपनी कोई चीज़ बेचनी है, मान लीजिए घर बेचना है, अपना हॉल्स बेचना है, मोबाइल फ़ोन बेचना है, कुछ भी है, तो मैंने ना मिस्टर ए को समहाउ प्रपोजल दिया है। अब मैं मिस्टर ए को पर्सनली जानती हूँ, तो जो चीज़ बेचने के लिए मैंने उनको प्रपोजल दिया है ना, मैंने उसको उसकी मार्केट वैल्यू से लगभग आधे रेट पे उन्हें बेचने का प्रपोजल दिया है, बिल्कुल हाफ पे। पर मैंने ईमेल में लिख दिया है कि अगर वो इंटरेस्टेड है ना तो वो पहले पे ही कर दें। ये ईमेल जैसे ही उनको मिल जाए ना तो वो मुझे हाफ प्राइस पे ही कर दें। ये थोड़ी कॉन्ट्रेक्चुअल बातें हुई। अब क्या है, मैं ईमेल कर रही हूँ मिस्टर ए को, मैं उनको प्रपोजल दे रही हूँ कि चलो ये हाफ प्राइस पे ये खरीद लो। मान लो घर ही है, एक घर है और मैं उनसे बोल रही हूँ कि चलो हाफ प्राइस पे आप ये घर ले लो और अगर आप इंटरेस्टेड हो। अब मान लो कि ये जो घर था ये 4 करोड़ का था और मैंने उनके लिए हाफ करके इसको यानी 2 करोड़ कर दिया है। अभी 4 करोड़ का घर 2 करोड़ में मिल रहा है और मैं क्या कह रही हूँ उनसे कि ये ईमेल मिलते ही ना आप सीधा मुझे पे कर देना। ठीक, बाद की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, ये एक पर्सनल सा प्रपोजल है ना, मैं इन जनरल तो ये नहीं करूँगी। तो अब अगर ये पर्सनल, ये ईमेल मिस्टर ए को जैसे ही मिला, अब यहाँ पे बनाते हैं एक स्टोरी कि एक मिस्टर ए हैं, उन्हें जैसे ही मिला ना ये ईमेल, उन्हें लगा कि ये तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। उन्होंने ईमेल रिसीव होते ही मुझे पे कर दिया और बाद में पता लगा कि मैंने, हाँ यहाँ पे मैंने ना अपनी मान लो कोई यूपीआई डिटेल या बैंक डिटेल्स भी दे रखी थी कि प्लीज़ आप यहाँ पे इसको कर देना, है ना। बाद में क्या हुआ कि ये जो मैंने बैंक डिटेल जिसमें भेजी थी, इन्हें लगा कि बहुत अच्छा वो है, इन्होंने कर दिया पे। अब 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया। अब क्या हुआ ना कि मिस्टर ए मेरे घर आ गए और मुझसे आके कहते हैं कि अब तो मैंने पे भी कर दिया, अब तो इस बात को भी 2 हफ्ते हो गए, हम इसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं। अयाज, किसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं? तो ही सेड कि आपने मुझे ईमेल किया था और आपने बोला था कि आप मुझे हाफ प्राइस में बेचनी है और आपने मुझे पर्सनली इसीलिए किया था क्योंकि बाहर तो आप इस रेट पे नहीं बेचती। अब आई एम सेइंग कि मैंने तो आपको कोई ईमेल नहीं किया, क्या आपकी ईमेल आईडी से आया था? नहीं भाई, सिमिलर दिख रही होगी, पता नहीं। अब मेरी ईमेल आईडी जो वो जानते थे, मेरी ईमेल आईडी थी xyz@gmail.com, मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट थी। पर उनको जो ईमेल आया हुआ था ना वो एक्सट्रीमली सिमिलर xyz1@gmail.com से आया हुआ था। अब उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्यों गायब हो रहा है टेक्स्ट? वो इससे आया हुआ था, बिल्कुल कितना नियरली सिमिलर लग रहा है। अब क्या हुआ ना कि एक चीज़ होती है कि मान लो कोई भी बात हो सकती है, मैंने ही ब्लफ करने के लिए ये क्रिएट की हो, मैंने ही सोचा हो कि इनको फंसा देती हूँ, ये नहीं समझेंगे, बाद में पलट जाऊंगी कि मैंने तो नहीं किया। और हो सकता है कि सच्ची में ये किसी ने फेक क्रिएट करी हो, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है।
तो ऐसे में ये ईमेल जो आया है प्रॉपर, सिर्फ ईमेल पे आते हैं कि ये जो ईमेल आया हुआ है ना प्रॉपरली, ये ईमेल ऑथेंटिक है या नहीं है, इसमें जो लिंक आई है उस पे मिस्टर ए को पे करना चाहिए या नहीं, ये डॉक्यूमेंट मेरा है या नहीं, मैं इसकी अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ या नहीं, ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। पे करने से पहले, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में जाने से पहले, हर चीज़ से पहले यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर कराओ। बताओ ये ऑथेंटिक है, बताओ कि ये सही हो रहा है, आपने ही किया है किसी भी चीज़ को। अब अगर यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर था और वो मेरा ही था, बाद में ये XYZ मेरी है और XYZ1 मेरी नहीं है, मैं ये कहानियाँ नहीं सुना सकती हूँ। अगर एक ऑथेंटिक डिजिटल सिग्नेचर है तो फिर मैं अकाउंटेबल हूँ। वो सिग्नेचर ही किसी ने फ्रॉड कर रखा है वो तो वेरीफाई होता है, ऐसे आसानी से फ्रॉड होता नहीं है, इसमें हो जाता है तो अलग लॉ है, वहाँ मत जाना। तो आप समझ रहे हो कि अगर डिजिटल सिग्नेचर हुआ भी है तो हमने इतनी सारी स्टोरी क्यों पढ़ी कि डिजिटल सिग्नेचर हुआ है तो ऑथेंटिकेट करने के लिए हुआ है। किसको ऑथेंटिकेट कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि अगर आपकी साइड से आ रहा है तो आप अकाउंटेबल हो, आपका है, आप अफिक्स करते हो इस पर अपना सिग्नेचर। अगर ये आपके हैं, आप मानते हो, क्या ऑथेंटिकेशन है? मैं कैसे मान लूँ आपका है? तो आपका कोई लोगो, सिग्नेचर कुछ भी है वो उस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर देता है। बताइए बात क्लियर हुई या नहीं? फिर सेक्शन की वर्डिंग पे आते हैं। जस्ट लेट मी नो, यहाँ तक समझ आया आपको क्यों करा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हमें क्या देखना है। तो ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सेक्शन क्या कह रहा है हमारा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एनी सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर आप हैं, अगर आपके सिग्नेचर की बात चल रही है ना तो आप सब्सक्राइबर हैं, मे ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अफिक्सिंग, कैसे करें? उस पर अफिक्स कर दो अपना डिजिटल सिग्नेचर। अब एक बारी अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या XYZ कुछ भी कर रहे हो, किसी को कोई चीज़ भेज रहे हो, उस चीज़ को ऑथेंटिक बताने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी बताने के लिए आप क्या करेंगे कि वहाँ पे अफिक्स कर देंगे अपना डिजिटल सिग्नेचर। तो वो चीज़, वो ईमेल ना, वो जो गई थी जिसकी वजह से इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, आपने भेजी है नहीं भेजी है, अगर आपने उस पर अपना सिग्नेचर, एक डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स कर दिया तो उसने ना उसको ऑथेंटिक बना दिया। ठीक है, द ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो ऑथेंटिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, शैल बी इफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, यानी जो आपकी ऑथेंटिकेशन है ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, वो कैसे इफेक्ट होगी? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या है? ये दो की हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की। प्राइवेट की जिससे कि क्रिएट होगा आपका एक कोड, और जो आपकी पब्लिक की है वो उसे वेरीफाई करेगी। यानी जो ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है इसे हम समझ के आ चुके हैं कि क्या है, अब हमें टफ नहीं लग रहा। तो कैसे यूज, किसके यूज से होगी? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के, यानी दो की बनेंगी, प्राइवेट की बनेंगी, पब्लिक की। प्राइवेट की क्या होगी? एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करेगी और पब्लिक की उसको वेरीफाई करेगी। वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपके पास आपका एक ऑथेंटिक डिजिटल सिग्नेचर होगा। किसकी मदद से मिला आपको? एक अच्छा ऑथेंटिक सिग्नेचर एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम की वजह से मिला। ठीक है, and has function with envelope and transform the initial electronic record into another electronic record। ठीक है, अब मैं अगर उस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ और मैंने अपनी कीज़ से उसको बना दिया, सिग्नेचर कर दिया, तो इसको एनवेलप कर सकती हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ एक इनिशियल रिकॉर्ड से एक दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। अगर मैं इस तरह के 2-4 लोगों को भी ईमेल भेजना चाहती हूँ, मैं अपने सब पे सिग्नेचर अफिक्स करके उसको अच्छे से एनवेलप कर सकती हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, वो फिर एक ऑथेंटिक फाइल हो जाएगी, मेरी भेजी हुई हो जाएगी, वो ट्रस्ट कर पाएंगे उस फाइल पे, वो भेजी हुई उस लिंक पे ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा, हैश फंक्शन। अब ये हैश फंक्शन को यहाँ पे बता रहे हैं, देखा है ना आपने, दिस इज, तो यहाँ पे उसी हैश फंक्शन को समझा रहे हैं एक्सप्लेनेशन में। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, हैश फंक्शन मीन्स
एन एल्गोरिदम मैपिंग और ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस। अभी यहाँ इसमें मत जाओ, मैं एक बात बताती हूँ। सोशल मीडिया यूज़ करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करोगे तो अगर आपने नॉर्मली डाला, लेट्स से आपने सोशल मीडिया पे ना सिर्फ कैट डाल के सर्च करोगे तो वो कैट्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी यूज़ करते हो उस पर हैश टैग कैट डाल के सर्च करोगे ना, तो जिन जिन लोगों ने क्या होता है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर रखा होता है कि अपनी फ़ोटो पे हैश टैग डाल रखा होता है। तो जिन जिन लोगों ने ये हैश टैग यूज़ किया होता है कैट के साथ, तो वो सारी निकल कर एक साथ लिस्ट में आ जाती हैं। तो आप एक हैश फंक्शन से क्या देख सकते हो कि कौन कौन लोग इसमें कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं इस पर्टिकुलर, ये एक एल्गोरिदम का मैपिंग का कोड माना जाएगा। ये वो मैपिंग है कि आपको वो सारे जुड़े हुए लोग एक साथ दिखा देगी कि हाँ इस हैश फंक्शन से इस कोड के साथ, ये कोड की तरह ट्रीट करेगा कैट, वहाँ पे कैट वर्ड जो है वो कोड की तरह ट्रीट होगा। तो हैश फंक्शन के साथ इस कोड में कौन कौन से लोग जुड़े हैं, किन किन लोगों ने डाला है, क्या क्या है, तो वहाँ सारे वो निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। मैपिंग हो जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट्स इनटू अनदर जनरली सिमिलर। अब वो सिमिलर होंगे जिन जिन लोगों ने यूज़ कर रखा होगा। ये तो एक सोशल मीडिया का एग्जांपल है। जनरल तौर पे भी कनेक्टिविटी के लिए, मैपिंग के लिए हैशटैग काम करता है, हैश यूज़ करते हैं। तो समवेयर वो मैपिंग करना, कनेक्टिविटी करना, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, तो उसका यही फंक्शन होता है। और इसे क्या कहा जाता है, हैश रिजल्ट। जो सर्च का रिजल्ट आएगा आपका हैश का, वो हैश रिजल्ट हो जाएगा। such that an electronic record yield the same hash result every time। अब जो भी रिजल्ट होगा हैश का वो एक बार आएगा। एल्गोरिदम इज बेसिकली इट कैन सेंस, है ना, एक प्रॉपर सिस्टम है, इज एग्जीक्यूटेड विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज इट इनपुट मेकिंग इट कंप्यूटेशनली इनफेसिबल। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या ये डेफिनेशन याद करनी है? नो, यू आर गोइंग टू क्रैक जुडिशरी एग्जाम। दिस डेफिनेशन इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इम्पॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या आएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा? पहला, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ दिया गया है? सेक्शन 3 में। दूसरा, कैसे काम करता है? अफिक्स करके काम करता है डिजिटल सिग्नेचर को। ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, कैसे माना जाएगा ऑथेंटिक है, कैसे पहुंचोगे आप उस पर, तो वो कैसे माना जाएगा ऑथेंटिक है, उसको मनाने के लिए, उसको सही करने के लिए आपका सिग्नेचर वहाँ पे अफिक्स होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ। अब यूज ऑफ के बाद आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, कैसे? यूज ऑफ ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, हो सकता है सिर्फ एक एक की भी, एक ऑप्शन में दे रखा होगा एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, दूसरे ऑप्शन में लिख रखा होगा प्राइवेट की, तीसरे में पब्लिक की, और डी ऑप्शन में कुछ और। तो प्राइवेट की पब्लिक की को यहाँ अलग अलग नहीं करोगे। यहाँ पे आपके लिए करेक्ट आंसर इज एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ठीक है। एंड और क्या उसके साथ, बोथ ऑफ देम हैश फंक्शन भी, है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ छोटी सी बात बताइए कि जिस तरीके से सिग्नेचर वहाँ उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है, हैश फंक्शन एक कनेक्टिव नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। बताओ समझ आ रहा है या नहीं? यहाँ तक क्लियर हो? फिर आगे की ये 4 एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। बताइए क्या कह रहा है आगे, ये किस चीज़ को इनफिजिबल कर रहा है? टू डिराइव द रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसकी जिसकी मदद से हम ओरिजिनल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको देख सकें फ्रॉम द हैश रिजल्ट। अब मैं बता रही थी ना कि इंस्टा वगैरह पे भी, फेसबुक पे भी हैश से बाकी का रिजल्ट निकल कर आ जाता है, तो एल्गोरिदम की मदद से वो देख सकें। और क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन प्रोड्यूस द सेम हैश रिजल्ट यूजिंग द एल्गोरिदम। अब दो लोगों ने सेम हैश का यूज़ किया है तो वो भी एल्गोरिदम हो जाएगा, उनको पता लग जाएगा, सेंस कर जाएगा, हाँ ये सेम कैटेगरी में आ रहा है। ऑलराइट जतन, ठीक है। और क्या कह रहा है, एनी पर्सन बाय द यूज ऑफ पब्लिक की, पब्लिक की वेरिफिकेशन के लिए होती है ना, ऑफ द सब्सक्राइबर कैन वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बार बार आपको यही देखने के लिए मिल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो भी गया है तो वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है? अब वेरिफिकेशन हो रहा है पब्लिक की मदद से, अब है ना। अगला क्या कह रहा है, द प्राइवेट की एंड द पब्लिक की आर यूनिक, सबका अलग अलग होगा, आपका और मेरा मैच नहीं करेगा। वो कोडिंग के तरीके से बनाया जाता है, प्रॉपर तरीके से जनरेट होता है बाय द सिस्टम,
तो सेम नहीं होता, वो यूनिक होता है, सब सब्सक्राइबर का अलग होता है और कॉन्स्टिट्यूट करता है एक फंक्शनिंग की पेयर को। किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? फंक्शनिंग की पेयर को। ठीक है, अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 3A, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन थी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है क्या? क्या आपको पता है कि नॉर्मल सिग्नेचर क्या होता है? आर वी क्लियर अबाउट दैट? टू ऑथेंटिकेट समथिंग कि हाँ भाई मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, मैं अपना यहाँ पे अथॉरिटी दिखा रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ, मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ हाँ चलो मैं ऐसा करूँगा, अपनी एक चीज़ बताने के लिए आपने उस पर साइन कर दिया, अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं ना, बता रहे हैं हाँ ये सच है, ट्रू है, आपकी प्रेजेंस में हुआ है, आपने सिग्नेचर कर दिया। यहाँ पे वही सारी चीज़ कैसे हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है। तो क्या बताया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 3 में जो हुआ है उस चीज को तो हटा दो। हाँ तथागत, 3 में जो हुआ है उसको तो हटा दो, बट सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। बट सबसेक्शन 2 देखो, सब्सक्राइबर जो है वो ऑथेंटिकेट करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो वो ईमेल भी था जो मैंने मिस्टर ए को किया था, अब वो ऑथेंटिक है या नहीं उस बात पे सवाल उठा ना मेरे पास कुछ कहने के लिए था ना उनके पास कुछ कहने के लिए था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया था ना। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो उसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। आपको अब अगर सारा काम इतना ऑनलाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनको उनकी ऑथेंटिकेशन दिखाने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए ना। आप कोई ऐसा प्रूफ बताओ ना कि मैं उसको फेथ कर लूँ, उस पर बिलीव कर लूँ कि अगर ये वहाँ से आया तो हाँ पक्का ये सही ही होगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं जिनके पीछे आजकल हमारी लाइफ घूम रही है, जिसके हिसाब से हमारी लाइफ में काम हो रहे हैं, आप मुझे बताइए ना मैं कैसे फेथ करूं उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे। तो ये उसी बात का आंसर है कि जो सब्सक्राइबर है यानी अगर मैं हूँ, मैं कोई ईमेल किसी को भेज रही हूँ, तो मैं उस पर उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उनको भरोसा दिलाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दूंगी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दूंगी उसके ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक क्या हो सकती है? एक तो कौन सी टेक्निक, अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना कि वो शेड्यूल 2 में टेक्निक बता रखी होगी, अपनी मर्जी की नहीं होगी। अब जो वो टेक्निक क्या है? सबसे पहले वो टेक्निक जो कि रिलायबल समझी जाती हो, कंसिडर्ड रिलायबल, जो चली आ रही है, जो लोग यूज कर रहे हैं, जो अप्रूव्ड है, ठीक है। और जो वो अप्रूव्ड है वो कहाँ है जो अप्रूव्ड है? वो स्पेसिफाई ज़्यादातर की गई हैं सेकंड शेड्यूल में। ये भी एक क्वेश्चन है कि ये जो टेक्निक है कि किस हिसाब से ऑथेंटिकेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की ऑथेंटिकेशन होगी, ये वाली टेक्निक कहाँ ढूंढें? चलो रिलायबल है, मानी जाती है। अब रिलायबल है तो भी मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? तो कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी? मैं सेकंड शेड्यूल से ढूंढ कर लाऊंगी। ठीक है, जिन टेक्निक्स के बारे में ये ऊपर भी पढ़ा था ना हमने कि जिन टेक्निक्स के बारे में सेकंड शेड्यूल में बताया गया है वो रिलायबल हैं, वो ऑथेंटिक हैं, वो सही टेक्निक हैं, यू कैन ट्रस्ट ऑन दैम। अगला, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इस सेक्शन के पर्पस के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन जो टेक्निक है उसको रिलायबल कब समझा जाएगा? ये वाला पॉइंट को लेकर कि क्या कैसे रिलायबल समझें हम उसको, कोई तो रास्ता होगा। सेकंड शेड्यूल में नहीं है और फिर भी हम, क्योंकि सिर्फ सेकंड शेड्यूल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं ना, दोनों ही पॉइंट दे रखे हैं। सेकंड शेड्यूल में है तो फिर आपको यहाँ सबसेक्शन 2 में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसको कंसिडर करा गया है रिलायबल लेकिन शेड्यूल में नहीं है, तो फिर कैसे समझोगे उसको रिलायबल? बताओ इतनी लंबी कहानी से कैसे? द सिग्नेचर creation data or the authentication data are within the context in which they are used linked to the signatory। यानी अगर मैं उसको यूज कर रही हूँ तो वो मुझसे लिंक्ड हो, मतलब कहीं ना कहीं ऑथेंटिकली मेरी साइड से जा रहा है ये पता हो। एज द केस मे बी द ऑथेंटिकेटर एंड नो अदर पर्सन,
कि अगर वो गया है तो मेरी साइड से गया है, किसी और दूसरे पर्सन की साइड से नहीं गया है। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसी क्रिएशन होनी चाहिए, कोई ऐसे प्रूफ्स होने चाहिए, ठीक है, इसीलिए यूनिक ही होते हैं वो हमेशा। अगला क्या है, द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा, जो भी ये दोनों चीज़ हैं, इन दोनों में से कोई भी है, एट द टाइम ऑफ साइनिंग, जब साइन किया जा रहा है, अंडर द कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी, यानी जो मैं साइन कर रही हूँ, या फिर ऑथेंटिकेटर एंड ऑफ नो अदर पर्सन, मतलब या तो मैं साइन कर रही हूँ या फिर कोई ऑथेंटिकेटर है जो मेरे बिहाफ पे वहाँ पे उसको ओरिजिनल की से, मेरी की से साइन कर रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम मेरे अलावा किसी ने नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्या होता है ना, ये दोनों बातों को साबित करने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनाते हैं ना, तो उसके यूनिक कोड्स बनते हैं। तो यूनिक कोड से ना फटाफट से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये उसी पर्सन का है या नहीं। तो जो अफिक्स होता है ना, उस यूनिक कोड की भी कॉपी नहीं हो पाती, कोई कितना भी कॉपी करेगा, मान लो ये 1132 और ऐसे करके कुछ कोड है, तो कोडिंग की बातें हो गई, तो उसमें भी ये बिल्कुल सिमिलर नहीं कर पाएगा। जब वो चेक होगा तो एकदम पता लग जाएगा कुछ भी मिसिंग है। ये कोडिंग की बातें इतना डेप्थ में मत जाना, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही थी। एनी ऑल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो भी चेंज अगर उसमें हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में, मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल, अगर उसमें अफिक्स कर दिया और उसके बाद चेंज हुआ है ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग यूनिक कोड होता है कि वो सिग्नेचर डिटेक्टेबल हो जाता है कि हाँ भाई ये चेंज हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, इन सारी चीज़ों के लिए यूनिक कोड होता है, और यूनिक कोड फिर अगर ऐसे कोई चेंजेस सामने आते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। Any alteration to the information made after this authentication by electronic signature is detectable। अब मान लीजिए कि मैंने ईमेल कर दिया और उस पर अपना सिग्नेचर भी अफिक्स कर दिया। क्या किया मैंने, सिग्नेचर भी अफिक्स किया ईमेल पे। तो अब अगर उसके बाद किसी ने मेरे साइन करने के बाद अगर ईमेल में छेड़खानी की है ना, तो वो भी पता लग जाएगी। मान लो मैंने पूरा का पूरा ईमेल टाइप किया था वही मिस्टर ए के लिए, और मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स कर दिया था। अब मेरा साइन हुआ है तो ईमेल तो ऑथेंटिक माना जाएगा। अगर किसी ने मेरे साइन करने के बाद ईमेल के वर्ड्स में छेड़छाड़ की ना, तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ आया या नहीं। और क्या कह रहा है, इट फुलफिल सच अदर कंडीशन, अगर कोई और भी कंडीशंस हैं प्रिस्क्राइब तो उसे वो भी फुलफिल करनी चाहिए। बताइए यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं या नहीं। बताइए यहाँ तक समझ आया या नहीं। नीचे वाले में देखती हूँ मैं आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। क्लियर, ओके। तथागत, शिवानी, पारुल, चलिए यहाँ तक क्लियर है ना हम लोग। अगला क्या है, अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, एक बारी पढ़ लेते हैं बस हम आपकी तसल्ली के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कह रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर कौन बता रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग वेदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज दैट ऑफ द पर्सन बाय हुम इट इज परपर्टेड टू हैव बीन अफिक्स्ड और ऑथेंटिकेटेड, है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है। दूसरी अथॉरिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अथॉरिटीज देखते चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट ऐड और ओमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, या ऐड भी कर सकती है, ओमिट भी कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक भी, प्रोसीजर जो था उसमें भी चेंज कर सकती है, सेकंड शेड्यूल में भी। अब क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन टेक्निक शैल बी स्पेसिफाइड इन दी सेकंड शेड्यूल अनलेस सिग्नेचर और टेक्निक इज रिलायबल। कोई भी आप ऑथेंटिकेशन की सिग्नेचर की टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे अनलेस अनटिल वो सेकंड शेड्यूल में दी गई हो या फिर वो रिलायबल हो। अब रिलायबल कैसे होगी, हमने पूरी पढ़ ली ना ऊपर, ABC में देख लिया रिलायबल कैसे होगी। ये हो गया आपका चैप्टर 2 भी ख़त्म। किस जगह से कैसा क्वेश्चन आ रहा है मैंने साथ साथ बता दिया था। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको। कंप्लीट कर लिया है आपने, यहाँ तक समझ आया, डन। क्लास ख़त्म करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है IT एक्ट। अगर जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उस स्टेट में नहीं भी आ रहा है तभी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पूरे BSA में अब तो IT के ही प्रोविज़न देखने मिलेंगे, आपको BNS में दिख रहे हैं,
और कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक इसको फिर भी अच्छे से पढ़ना, एक बार रीड कर लेना। जो याद करने की चीज़ है, कीज़ के बारे में ज़रूर याद करना बेसिकली। चलिए, थैंक यू सो मच। कल कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से आगे, ठीक है। थैंक यू।